चलो ठीक है, सुनना, ठीक है। अच्छा पहली बात तो एज कम नहीं है, मतलब होता क्या है, देखो आजकल ना हमारे लाइफ स्टाइल की वजह से भी चीजें होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले जो प्यूबर्टी एज जब रुकती थी ना, मतलब जब प्यूबर्टी एज खत्म होती थी, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जब रिप्रोडक्टिव एज खत्म होती थी, तो वो हो जाती थी अराउंड 45 to 50 ईयर्स। ऐसा मैंने क्या बोला, ठीक है। अभी रिकॉर्डिंग हो रही है, अगर दिक्कत होगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। 45 to 50 ईयर्स, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया, अब मतलब लाइफस्टाइल की वजह से, पॉल्यूशन, जो भी चीजें हैं, मतलब हम बेकार खाना, जंक फूड वगैरह, तो उसकी एज 45 तक आ गई है, क्योंकि न्यूट्रिशन लेवल उतनी लेवल तक काम ही नहीं कर पाता। आया समझ मैंने क्या बोला, इसीलिए ये एज लिखी हुई है। तो एज तुम देख सकते हो, मतलब वैसे जो एवरेज है ना 8 से 12 है, सिंपल सा लॉजिक है। 8 से 12 तक की एज एक प्यूबर्टी एज है, समझाया मैंने क्या बोला। फीमेल्स, लेकिन ये फिक्स है कि फीमेल्स में पहले प्यूबर्टी एज आती है और मेल्स में बाद में आती है। दूसरी चीज ये है कि फीमेल्स एक स्पेसिफिक एज तक ही सेक्स सेल्स प्रोड्यूस कर सकती है। ऐसा मैंने क्या बोला, लेकिन जो मेल्स होते हैं, ठीक है, वो पूरी लाइफ साइकिल तक सेक्स सेल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, इट इज स्पर्म, ठीक है। तो इसका मतलब मेल्स हमेशा सेक्स सेल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन फीमेल्स एक सर्टेन एज तक प्रोड्यूस कर सकते हैं। आया आप समझ में? तो ये एज फ्लक्चुएट करती रहती है, डिपेंड करता है हमारी लाइफ स्टाइल पर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं, कि जैसे एक बीमारी होती है पीसीओएस, वो फीमेल्स को होती है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, ठीक है, पीसीओएस बोलते हैं वैसे उसको, ठीक है। इस बीमारी में क्या होता है कि एक्सेल एक रिलीज होना चाहिए, मैं धीरे धीरे आगे बताऊंगा, वैसे एक एक्सेल रिलीज होना चाहिए, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि ये सेक्सल्स क्या होते हैं, बहुत सारे रिलीज होना चालू हो जाते हैं, ठीक है। तब वो डिजीज है। वो किस वजह से हो रहा है, वो इस मतलब अगर तुम उसका इलाज पूछोगे ना, मान लो किसी को वो दिक्कत है और तुम किसी डॉक्टर से उसका इलाज पूछोगे, तो डॉक्टर सिर्फ यही बोलता है कि ईट ग्रीन वेजिटेबल्स। रीजन क्या है, क्योंकि हमारा लाइफ साइकिल इतना खराब हो गया कि हम जंक फूड खाते हैं, और जंक फूड की वजह से वो दिक्कत होती है। आ रहा समझ मैंने क्या बोला। तो हमको हेल्थ इश्यूज और ये सारी जो साइकिल्स है वो सारी डिस्टर्ब होने लग जाती है, हार्मोनल लेवल डिसबैलेंस होने लग जाता है। तो हार्मोनल लेवल डिसबैलेंस होगा तो ये होगा, ऐसा नहीं, तो ये एज फ्लक्चुएट होगी। और दूसरी बात है, जिसने डाउट पूछा वो 12th क्लास पास आउट है, इसलिए तुम अपना मुंह बंद रख, मार खाएगी फिर से, ठीक है। सुनो भैया अब किससे बोल रहे हैं? ठीक है, ठीक है, सुनना ज़्यादा सुना है, ठीक है। अब बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मतलब क्या है कि एक ऐसी एज जब, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मतलब क्या है कि मेल सेक्स सेल्स कैसे रिलीज करता है और मेल सेक्स सेल कैसे ट्रांसफर किए जाते हैं। मतलब क्या है इस बात का, भैया ये तो समझ में आ गया कि प्यूबर्टी एज क्या होती है, और हमको ये भी समझ में आ गया कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए, देखो मैंने लास्ट सेशन जब खत्म करा तब मैंने यही बोला था कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ना, उससे सेक्स सेल कैसे ट्रांसफर होते हैं। मतलब क्या इस बात का, हमने साफ साफ ये पढ़ा था कि जब मेल सेक्स सेल्स प्रोड्यूस करता है और फीमेल सेक्स सेल्स प्रोड्यूस करती है, तो उन दोनों में फ्यूजन होनी चाहिए। फ्यूजन होने के लिए एक साइट भी तो होनी चाहिए, अगर साइट ही नहीं होगी तो क्या दिक्कत होगी, अगर साइट नहीं होगी तो फ्यूजन कहाँ पे होगा, और फ्यूजन अगर मान लो हो भी गया तो साइट कहाँ प्रोड्यूस करेगा, समझ आया। तो सबसे पहले मेल सेक्स सेल जब सेक्स सेल्स प्रोड्यूस करेगा तो उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी एक मैकेनिज्म होना चाहिए। तो इसीलिए हम क्या पढ़ रहे हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं। आया समझ मैंने क्या बोला, आप दिमाग लगाना। सुनो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो किस किस चीज से मिलकर बना होता है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है, दिमाग लगाना। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस किस चीज से मिलकर बना होता है, दिमाग लगाना, ठीक है। सुनो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मिलकर बना होता है कुछ चीजों से। सबसे पहले क्या था, अ पेयर ऑफ टेस्टिस, अ पेयर ऑफ टेस्टिस, ठीक है। अ पेयर ऑफ टेस्टिस, अ पेयर ऑफ टेस्टिस का मतलब क्या है, दो टेस्टिस। टेस्टिस क्या होता है वो भी हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, लेकिन अ पेयर ऑफ टेस्टिस जो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में रखा होता है जिसका नाम होता है स्क्रोटम, ठीक है। कुछ पाइप्स होती हैं जिनका नाम अलग अलग पाइप्स है, अलग अलग नाम होते हैं, जैसे कि हमको जो कॉमन नाम पढ़ना हुआ है वासा डिफरेंस, ठीक है। ऐसी बहुत सारी पाइप्स होती है, वासा डिफरेंस, वासा फ्रेंचिया, एपिडाइडमिस, लेकिन ये सारे नाम नहीं पढ़ने, मैंने नाम इसलिए बताए ताकि तुम एक्स्ट्रा बुक्स देखोगे ना लक्ष्मीर सिंह वगैरह तो शायद उनमें नाम दिख जाए तुम्हें, ठीक है। लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ यही नाम है। आया तक समझ मैंने क्या बोला। उसके बाद कुछ ग्लैंड काम करते हैं, दो नाम है, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड या फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और एक ग्लैंड होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। आधा समझ में आया मैंने क्या बोला। कल हिमांशु ने मुझसे एक क्वेश्चन भी पूछा था सेमिनल वेसिकल वाला, मैंने तभी ये बोला था कि हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे, ठीक है। अब दिमाग लगाना जरा ध्यान से सुनो, सिंपल सा मतलब है। सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आते हैं सेक्स सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। सेक्स सेल्स कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, सेक्स सेल्स प्रोड्यूस होते हैं टेस्टिस में, ठीक है। अब पेयर ऑफ टेस्टिस का मतलब क्या है, दो टेस्टिस। मतलब ये कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो टेस्टिस होती है जो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में रखी होती है जिसका नाम है स्क्रोटम। मतलब ये कि एक स्क्रोटम एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिसके, और एक मेल पीनस, ठीक है, ठीक है। सुनना,
एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर 2 टेस्टिस रखी होती है और उन टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। पक्का समझ में आया मैंने क्या बोला? और ये बॉडी से आउटसाइड लोकेटेड होता है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि व्हाई टेस्टिस इज लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी। टेस्टिस बॉडी से आउटसाइड लोकेटेड क्यों होता है? सुनना जरा ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ। टेस्टिस होते हैं 2 और वो एक पैकेट लाइक स्ट्रक्चर में पड़े होते हैं, मतलब एक पाउच में पड़े हुए हैं जिसका नाम है स्क्रोटम। और वो स्क्रोटम बॉडी से बाहर होता है। वो क्यों होता है? तो उसका सिंपल सा आंसर है, सुनना जरा ध्यान से। स्क्रोटम के अंदर रखे हुए टेस्टिस, टेस्टिस बनाते हैं स्पर्म्स, दैट इज मेल सेक्स सेल। ठीक है, मेल सेक्स सेल को बनाने के लिए जो बॉडी होती है ना, उसको 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए होता है बॉडी टेम्परेचर से। मतलब क्या इस बात का? मतलब ये कि अगर तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है ना, तो जो स्पर्म्स है उनको बनने के लिए चाहिए 32 से 33 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर। अगर वो स्क्रोटम, और ये स्क्रोटम ही बनाता है, ठीक है, अगर ये बॉडी के अंदर होता तो उसको टेम्परेचर 37 ही मिलता, लेकिन उसको चाहिए था 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम। तो इसीलिए स्क्रोटम क्या होता है, बॉडी से आउटसाइड लोकेटेड होता है। और स्क्रोटम वाला टेस्टिस, टेस्टिस बॉडी से आउटसाइड लोकेटेड होते हैं, जो कि ऑप्टिमम टेम्परेचर है सेक्स सेल्स को बनाने का, दैट इज स्पर्म्स को बनाने का। आया समझ? मैंने क्या बोला? अब दोबारा रिलेट करते हैं। सबसे पहले बॉडी के आउटसाइड लोकेट होता है, वो क्या नाम है, टेस्टिस। टेस्टिस होते हैं पेयर में, मतलब 2 टेस्टिस होते हैं जो कि एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में पड़ा है जिसका नाम है स्क्रोटम। ठीक है, स्क्रोटम के बाद बात आती है कि जिसके अंदर सेक्स सेल्स प्रोड्यूस हो गए, लेकिन स्क्रोटम के बाद जो क्या नाम है सेक्स सेल्स जो प्रोड्यूस हुए हैं उसको वापस बॉडी में पहुंचाना पड़ेगा। तो वापस बॉडी में पहुंचाने के लिए मैं पूरा पाइपिंग सिस्टम समझाऊंगा स्ट्रक्चर में, डायग्राम में। ठीक है, अभी के लिए समझो। ठीक है, तो पूरा जो क्या नाम है उसके थ्रू एक पाइप लेकर जाता है, क्योंकि सेक्स सेल्स बाहर प्रोड्यूस हो रहे हैं, बाहर से सेक्स सेल्स को बॉडी में पहुंचाना है। ठीक है, बॉडी में पहुंचाने के लिए एक पाइप काम करता है, उस पाइप का नाम क्या है, वासा डिफरेंस। समझा है मैंने क्या बोला? वासा डिफरेंस के बाद जैसे सेक्स सेल्स प्रोड्यूस हो गए, ठीक है, सेक्स सेल्स प्रोड्यूस हो गए, किसमें प्रोड्यूस हो रहे थे, टेस्टिस में, और टेस्टिस किसमें था, स्क्रोटम में। स्क्रोटम से बॉडी के अंदर पहुंचाने पड़ेंगे सेक्स सेल्स मैच्योर होने के बाद, तो वो वासा डिफरेंस के थ्रू जाते हैं और फिर वो बॉडी में पहुंच जाते हैं। और बॉडी में जाकर कहाँ पे रखे होते हैं? बॉडी में जाकर रखे हुए होते हैं एक पार्ट में जिसका नाम है गॉल ब्लैडर, सॉरी यूरेथ्रा, जिसका नाम है यूरेथ्रा। अब जिसने अच्छी तरह चैप्टर्स पढ़े हुए हैं उसको एक नाम यूरेथ्रा बोलते ही याद आ गया होगा कि भैया यूरेथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर तो एक्सक्रीशन में पढ़े थे, किडनी वाले पार्ट में, यहाँ पर क्यों ला रहे हो? तो यहाँ पर इसलिए लाना पड़ रहा है कि वासा डिफरेंस जब स्पर्म्स को बॉडी में लेकर जाता है तो वो यूरेथ्रा से कंबाइन करा देता है। समझाया मैंने क्या बोला? मतलब यूरिनरी ब्लैडर से, यूरिनरी ब्लैडर से होने के बाद यूरेथ्रा एक कॉमन पाथवे हो जाता है, वहीं से स्पर्म्स भी एक्सक्रीट आउट होते हैं और वहीं से यूरिन भी एक्सक्रीट आउट होता है। वो बात अलग है कि जब यूरिन एक्सक्रीट आउट हो रहा होगा तो वो अलग मैकेनिज्म से काम करेगा, वो अलग, लेकिन रास्ता दोनों का एक ही है। आया समझे मैंने क्या बोला? ठीक, इस बात को ध्यान रखना। पक्का समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? दोबारा समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना। सबसे पहले स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं टेस्टिस में। टेस्टिस 2 होते हैं, दोनों के अंदर स्पर्म्स प्रोड्यूस हो रहे थे और दोनों टेस्टिस एक पैकेट में पड़े हुए जिसका नाम क्या है, स्क्रोटम। स्क्रोटम बॉडी के बाहर लोकेटेड होता है क्योंकि स्पर्म्स को बनने के लिए 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए होता है, लेकिन अब उसको वापस बॉडी में जाना पड़ेगा। वापस में बॉडी में क्यों जाना पड़ेगा? क्योंकि उसको बाकी न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं, कैसे मिलता है बात की बात है, लेकिन उसको वापस बॉडी में जाना है। तो बाहर प्रोड्यूस हुए लेकिन बॉडी के अंदर जाना है, तो बाहर से अंदर जाने के लिए पाइप काम करता है, उस पाइप का नाम है वासा डिफरेंस। यहाँ पे बहुत सारे और पाइप होते हैं, वासा डिफरेंस, वासा डिफरेंशिया, एपिडाइडमिस, तो ये सारे नाम नहीं पढ़ रहे हम, लेकिन वासा डिफरेंस हमारा इंपॉर्टेंट नाम है। समझा मैंने क्या बोला? वासा डिफरेंस के बाद सारे स्पर्म जाके स्टोर हो जाते हैं यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन भी रखा होता है, वो बात अलग है, दोनों के अंदर कंपार्टमेंटलाइजेशन होती है, मतलब कंपार्टमेंट्स होते हैं अपने अपने, लेकिन दोनों का रास्ता एक्सक्रीट आउट होने का एक ही है, दैट इज यूरेथ्रा, और वो भी पीनस, दैट इज पीनस के थ्रू। समझाया मैंने क्या बोला? तो यूरेथ्रा के थ्रू जब एक्सक्रीट आउट होता है तो वो डिपेंड करता है कि कौन सा मैकेनिज्म काम कर रहा है, वो बात अलग है। आया यहाँ तक समझ मैंने क्या बोला? अब ये मत दिमाग में लाना कि दोनों मिक्स नहीं होते, क्या नहीं होते मिक्स। पक्का समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? दोनों का अलग मैकेनिज्म है। पक्का समझ में आया मैंने क्या बोला? अब क्वेश्चन आता है कि भैया कि स्पर्म जब प्रोड्यूस होंगे तो वो तो सेक्स सेल है, और जो लगातार पढ़ते हुए, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वो जो वीडियोस की मैंने लिंक भेजे थे ना 3 वीडियोस के, पहला पार्ट और 6th और 7th पार्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, इसीलिए सुनना जरा ध्यान से। वो उसमें साफ साफ बताया गया था कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सेक्स सेल्स होते हैं ना, उनके पास न्यूट्रिशन नहीं होता, इसीलिए वो पहले से न्यूट्रिशन लेकर चलते हैं, खा के चलते हैं। समझाया मैंने क्या बोला? ठीक है, अब सुनना जरा ध्यान से कि मेल सेक्स सेल प्रोड्यूस हो गया, कहां पर प्रोड्यूस हुआ? ठीक है, वो कहां पर रखा हुआ था? ये रहा। बॉडी में किसके थ्रू गया? ये रहा। एक्सक्रीट आउट कैसे होगा? यूरेथ्रा के थ्रू। ठीक है, लेकिन ये समझ नहीं आया कि भैया उसको न्यूट्रिशन कहां से मिलेगा, तो सुनना जरा ध्यान से। न्यूट्रिशन देने के लिए और उसको अलग अलग मैकेनिज्म के लिए भी मैं बताऊंगा क्या क्या मैकेनिज्म है, उसमें 2 ग्लैंड्स काम करते हैं।
एक ग्लैंड का नाम है सेमिनल वेसिकल ग्लैंड, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, फिल इन द ब्लैंक्स, असर्शन, रीजन, एमसीक्यू सब में आएगा। एक नाम है सेमिनल वेसिकल ग्लैंड और एक का नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। समझाया मैंने क्या बोला? एक का नाम है सेमिनल वेसिकल ग्लैंड और एक का नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। समझाया मैं क्या कह रहा हूँ? वेस्ट स्पर्म डक्ट भी कह सकते हैं, नहीं कह सकते, ठीक है, डायग्राम से समझा। अरे हम डायग्राम पे पढ़ेंगे भाई, भैया कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर नहीं है, बता तो रहा हूँ, बॉडी से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम, हमारी बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस होता है ना यार, 35 से 40 कह रहा हूँ, 33 से 35 कह रहा हूँ, 33 to 35। आधा समझ आया मैंने क्या बोला? आप दिमाग लगाना, जब सेक्स सेल्स इसमें बनकर जब ट्रांसपोर्ट हो रहे थे बॉडी के अंदर के लिए, तो ये पाइप काम करता है, ये मैंने अभी भी बताया। जब पाइप से जा रहे होते हैं सेक्स सेल्स, मतलब स्पर्म जब ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं, उस टाइम ट्रांसपोर्ट होते समय वो इन दोनों के कांटेक्ट में आते हैं। समझाया मैंने क्या बोला? अब दोनों सुनना क्या करते हैं। जो सेमिनल वेसिकल ग्लैंड है, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड रिलीज करता है, मतलब सेमिनल वेसिकल जो ग्लैंड है ये क्या करता है, इसके पास होते हैं सेल्स, ठीक है, और ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, ये क्या प्रोवाइड करता है? न्यूट्रिशन। पता है सेमिनल वेसिकल के सेल्स में कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं, ऐसे, ठीक है, कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं, ठीक है। और जो स्पर्म्स होते हैं ना, उसका जो देखो स्पर्म किस तरीके से होता है, उसका एक हेड होता है और एक टेल होती है। समझाया मैंने क्या बोला? तो जो उसका हेड होता है ना, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है, अभी हम आगे जाके पढ़ लेंगे, ठीक है। तो जो स्पर्म होता है वो अंदर की तरफ एम्बेडेड होता है, उसकी टेल पीछे की तरफ होती है, स्पर्म अंदर की तरफ होता है और टेल पीछे की तरफ होती है। हेड अंदर क्यों? क्योंकि वहां से वो न्यूट्रिशन ले रहा है, ठीक है। जैसे एक्सक्रीशन का टाइम आता है तो वहां से वो बाहर आ जाते हैं। समझाया मैंने क्या बोला? तो न्यूट्रिशन ये है कौन? ये है सेमिनल वेसिकल, सॉरी सेमिनल वेसिकल क्या है, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड। आया समझ? मैंने क्या बोला? दूसरा है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या देता है? प्रोस्टेट ग्लैंड एक लिक्विड देता है जिससे उनको फ्लूइडिटी मिलती है। खुद सोचो, फीमेल की बॉडी में उनको ट्रैवल करना पड़ेगा, फीमेल की बॉडी में ट्रैवल होने के लिए, दिमाग लगाना, फीमेल की बॉडी में ट्रैवल होने के लिए उनको क्या चाहिए? लिक्विड मीडियम चाहिए, फ्लूइडिटी चाहिए। तो फ्लूइडिटी कौन प्रोवाइड करता है? ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो सेमिनल वेसिकल ने तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर दिया, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या दे देते हैं? उनको फ्लूइडिटी देते हैं। समझा मैंने क्या बोला? सेमिनल वेसिकल क्या देते हैं? फ्लूइडिटी देते हैं। फ्लूइडिटी से क्या होता है कि वो आराम से मूव कर पाते हैं और आराम से ट्रांसपोर्ट हो पाते हैं और फीमेल की बॉडी में भी फिर आराम से मूव कर पाते हैं। आया समझ? मैंने क्या बोला? पक्का समझ आ रहा है? यहाँ पर मेल मतलब जो ग्लैंड है, ठीक है, एंड्रोजन, ठीक है, वो एक हार्मोन रिलीज करता है। यहाँ पर जहां तक समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर एक मेल हार्मोन काम करता है और उस मेल हार्मोन का नाम ना तुम 7th चैप्टर में पढ़ के आ चुके, जो कि डिलीट हो गया है, ठीक है। लेकिन जिन्होंने 7th चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर मेल सेक्स हार्मोन का नाम पढ़ा था तुमने, जिसका नाम था टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। मैं नाम लिख रहा हूँ, ध्यान से, ठीक है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हमने एक नाम पढ़ा था टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन वो हार्मोन है जो मेल्स के अंदर मेल कैरेक्टरिस्टिक लेकर आता है, जो मेल्स के अंदर मेल कैरेक्टरिस्टिक लेकर आता है उसको कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। पक्का समझा है मैंने क्या बोला? अब मैं पूरा रिलेट कर रहा हूँ, दिमाग लगाना जरा ध्यान से, ठीक है, सुनो, दिमाग लगाना, ठीक है। स्ट्रक्चर देखते हैं, यहाँ पे समझते रहना और समझते रहना, ठीक है। सबसे पहले सेक्स सेल्स प्रोड्यूस हुए किसके अंदर? टेस्टिस में। सेक्स सेल जैसे ही टेस्टिस में प्रोड्यूस हुए और वो कहाँ पे रखा हुआ था? स्क्रोटम में रखा हुआ था। टेस्टिस कितने होते हैं? पेयर है, मतलब 2 टेस्टिस होते हैं और एक पैकेट में रखे थे, इसका नाम है स्क्रोटम। सेक्स सेल्स प्रोड्यूस हुए टेस्टिस में जो कि स्क्रोटम में था। यहाँ पे प्रोड्यूस होने के बाद वो बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, बॉडी में किसके थ्रू जाएंगे? पाइप के थ्रू जाएंगे, वासा डिफरेंस के थ्रू। जब इस पाइप के थ्रू जा रहे होते हैं तो उनको न्यूट्रिशन देता है सेमिनल वेसिकल और उनको लिक्विड प्रोवाइड करता है ताकि वो आराम से मूव कर सके, प्रोस्टेट ग्लैंड। समझ आ गया? वो पहुंच जाते यूरिनरी ब्लैडर के पास। यूरिनरी ब्लैडर के बाद यूरेथ्रा एक कॉमन पाथवे होता है जहां से यूरिन भी एक्सक्रीट आउट होता है और जब स्पर्म्स की बारी होती है तो स्पर्म्स भी एक्सक्रीट आउट होते हैं। उनके अंदर एक और हार्मोन होता है, क्या नाम है उसका? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? मेल्स में मेल कैरेक्टरिस्टिक लेकर आता है, या फिर तुम ये लगा लो कि ये जो मेल हार्मोन होता है ना वो मेल्स के अंदर अपने आप प्रोड्यूस करता है। मतलब ये जो टेस्टिस है ये मेल ग्लैंड है, याद होगा तुम्हें इसका नाम। तो ये मेल ग्लैंड रिलीज करता है टेस्टोस्टेरोन। पहले वाला पार्ट अलग कर दो, अब वाला पार्ट अलग कर दो कि टेस्टिस एक मेल ग्लैंड है, ठीक है, सेक्स सेल से रिलीज करो उसे अलग दूसरा काम है, लेकिन एक ग्लैंड की तरह भी काम करता है और एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। और जो टेस्टोस्टेरोन है ये मेल्स में मेल कैरेक्टरिस्टिक लेकर आता है। समझ आया? प्लीज मेल पार्ट याद रखना अगली क्लास तक, ठीक है, जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। दूसरी बात ये कि बच्चों का क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि भैया इसमें डायग्राम कौन सा आएगा, तो याद रखना सबसे ज्यादा जो डायग्राम आता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आता है, ठीक है। मतलब अगर तुमसे कोई डाउट पूछा जाएगा तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आएगा बनाने के लिए।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछा जाएगा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या करता है, वो स्ट्रक्चर दे देगा 10 मिनट बचे क्लास के, ठीक है, वो स्ट्रक्चर दे देगा, ठीक है, और तुम्हें उसको लेबल करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाने के लिए क्यों नहीं देता, क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, हार्ड है, समझा है मैंने। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत आसान है बनाने के, इसलिए वो बनाने के लिए देता है। इस साल दिया था, इस साल का क्वेश्चन पेपर उठाना एग्जैक्टली दिया था, आया समझ में मैंने क्या बोला। लेकिन वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब भी देगा तो वो पहले से बना देगा, उसको लेबल करने के लिए देगा, ABCD पॉइंट छोड़ देगा, वो तुम्हें लेबल करना होगा। आया समझ में मैंने क्या बोला। चलो हम अब बुक के थ्रू समझते हैं, ठीक है। सॉरी, अब ये ग्लैंड कौन रिलीज करता है? ग्लैंड ही है ये, टेस्टिस सेक्स सेल्स रिलीज करता है स्पर्म, और साथ साथ में एक ग्लैंड भी है ये, ठीक है। सुनना जरा ध्यान से, हाँ भाई, देखना जरा, अब मैं लाइन टू लाइन पढ़ रहा हूँ, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फटाफट से समझना, ठीक है, 9 मिनट है एग्जैक्ट। सुनना, कह रहा है जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो कंसिस्ट होता है कुछ पोर्शन से, ठीक है, वो हम नाम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सुनना जरा ध्यान से, कह रहा था फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल और स्पर्म्स टेक्स प्लेस इन टेस्टिस, कह रहा है जो सेक्स सेल्स या फिर स्पर्म्स बोल लो, या फिर जर्म्स, सेक्स सेल, जर्म सेल, स्पर्म्स, बात एक ही है, ठीक है। उसको मतलब वो कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, टेस्टिस में प्रोड्यूस होते हैं। टेस्टिस बॉडी से आउटसाइड लोकेटेड होता है, रीजन क्योंकि टेस्टिस को चाहिए होता है 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम बॉडी से, ताकि वो स्पर्म्स को ऑप्टिमम टेम्परेचर पर बना सके, इसलिए बॉडी से आउटसाइड लोकेटेड होता है। आगे सुनना, वी हैव डिस्कस्ड द रोल ऑफ द टेस्टिस इन सिक्रेशन ऑफ हार्मोन, कहता है आप टेस्टोस्टेरोन का पढ़ चुके हो, चैप्टर नंबर 7 में हमने पढ़ा था ना कि टेस्टिस क्या रिलीज करता है, एक मेल सेक्स हार्मोन रिलीज करते हैं जिसका नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन, जो मेल्स में मेल कैरेक्टरिस्टिक लेकर आता है, ठीक है। एक सेकंड रुकना यार जरा ध्यान से, ठीक है, ज्यादा समझ आया क्या कह रहा हूँ, ठीक है। अब आगे समझो, ठीक है। उसका क्या कह रहा है कि जो सेक्स सेल्स प्रोड्यूस होना कब चालू करते हैं, मतलब टेस्टिस कब रिलीज होना चालू, टेस्टोस्टेरोन कब रिलीज होना चालू करा, ऑब्वियसली प्यूबर्टी के बाद, तो मैंने बोला ना मेल से मेल कैरेक्टरिस्टिक लेकर आता है, तो प्यूबर्टी में ये एज लेकर आता है, ठीक है। कह रहा है जो स्पर्म फॉर्म होते हैं वो टेस्टिस के थ्रू क्या होते हैं, वासा डेफरेंस के थ्रू क्या नाम है, बॉडी में पहुंचाए जाते हैं, मैंने तुम्हें पहले बता दिया, और कहां पर पहुंचाए जाते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचने के बाद वो स्टोर्ड रहते हैं, और जब एक्सक्रीशन का टाइम आता है तो एक्सक्रीशन के टाइम पर क्या होता है कि वो यूरिनरी ब्लैडर के में से यूरेथ्रा के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है, और सेम रास्ता हो जाता है जहां से यूरिन पास आउट होता है। समझा मैंने क्या बोला, कंफ्यूज मत हो ना कि भैया यूरिन भी पास हो रहा है और स्पर्म्स भी पास हो रहे हैं, तो उनका दोनों का स्पेसिफिक टाइम पीरियड है कि जब स्पर्म्स पास हो रहे होंगे तब यूरिन पास नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। आया समझ मैंने क्या बोला, एक सेकंड आगे सुनना। कह रहा है जब वो पास हो रहा होता है तो उसके अंदर से प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल ग्लैंड क्या करते हैं, अपनी सिक्रीशन ऐड कर देते हैं, ठीक है। प्रोस्टेट नाम लिखा नहीं है स्पेसिफिकली, तो याद रखना सेमिनल वेसिकल ग्लैंड न्यूट्रिशन के लिए अपनी सिक्रीशन देता है, और प्रोस्टेट ग्लैंड किस लिए देता है, प्रोस्टेट ग्लैंड फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है। अब वापस स्क्रीन पर आओ और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखो, स्ट्रक्चर समझ लो एक बार, ठीक है। तुम्हें सबसे पहले दिखाई दे रहा होगा यूरेटर, ये बॉडी के अंदर का पार्ट है, सबसे पहले तुम ये देखो, ठीक है, मैं एक सेकंड वो दे देता हूं हाइलाइटर, ठीक है, समझना, ठीक है। ये देखना जरा ध्यान से, ये पीनस, ठीक है, ये एक्सक्रीट आउट करने के लिए अलग है, यूरेथ्रा पाइप तुम्हें पता है, यूरेथ्रा जहाँ से यूरिन भी पास होगा और स्पर्म्स भी पास होंगे, ठीक है। उससे ऊपर है प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ये स्पेसिफिक डायग्राम में देख लेना प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ पर है और सेमिनल वेसिकल कहाँ पर है, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल ग्लैंड क्या करता है, प्रोस्टेट ग्लैंड तो देता है न्यूट्रिशन, वो सॉरी फ्लूइडिटी के लिए, ठीक है, और सेमिनल वेसिकल क्या करता है, न्यूट्रिशन के लिए सिक्रीशन देता है, ठीक है। उसके यूरेटर जहाँ पे स्टोर होंगे, जहाँ पे यूरिन भी स्टोर होता है और स्पर्म्स भी स्टोर होते हैं। वासा डेफरेंस वो पाइप जो टेस्टिस से प्रोड्यूस होकर सेक्स सेल बॉडी में जाते हैं, उस पाइप के थ्रू जाते हैं, तो वो वासा डेफरेंस। और क्या नाम है, स्क्रोटम तुम्हें पता है, पाउच, और उसके अंदर 2 टेस्टिस रखे हुए हैं, डेट इज जहाँ पे सेक्स सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। आया समझ में मैंने क्या बोला, ठीक है। अब एक चीज मैं क्या बता रहा था यार, हाँ ठीक है, यहाँ तो समझ में आया मैंने क्या बोला। अब एक चीज समझना जरा ध्यान से भैया, ये प्रोस्टेट ग्लैंड वाला समझ, प्रोस्टेट ग्लैंड सिक्रीशन दे रहा है जिससे कि फ्लूइडिटी हो, मतलब सुनो, मान लो फॉर एग्जांपल एक मतलब मैं मान लो मेरे पास ये कुछ ऑब्जेक्ट है, इसको मुझे फ्लोट कराना है, तो हवा में फ्लोट करेगा क्या, ये पानी में फ्लोट कर सकता है आसानी से, तो मैं पानी में छोड़ दूंगा तो पानी इसको अपने साथ लेता हुए जाएगा। तो स्पर्म्स को भी फ्लोट होने के लिए एक मीडियम चाहिए होता है, और वो स्पर्म्स को जो मीडियम चाहिए वो क्या है, वही है, वो प्रोस्टेट ग्लैंड देता है, ठीक है। स्पर्म्स बोलते हैं मुझे खाना भी चाहिए, क्योंकि जब तक मैं जा नहीं रहा तब तक तो मुझे जिंदा रहना है, तब तक तो मुझे खाना खाना पड़ेगा, क्योंकि सेल है, सेल तो खाना खाता ही है, तो सेमिनल वेसिकल संभाल लेता है। मतलब ये कि स्पर्म जब तक बॉडी में रहेगा, मेल की बॉडी में, तब तक उसको न्यूट्रिशन चाहिए, तब तक वो सेमिनल वेसिकल देगा, और प्रोस्टेट ग्लैंड उसको फ्लूइडिटी दे देता है, फ्लूइडिटी के लिए लिक्विड दे देता है, जब तो फीमेल बॉडी में जाएगा तब तक वो मूव करने के लिए जगह चाहिए होगी, लिक्विड चाहिए होगा, तो ये यहीं से लेके चलेगा। अगर समझ में आया मैंने क्या बोला। अब एक चीज समझना, एक टर्म है यहाँ पर, उस टर्म का नाम क्या है, उस टर्म का नाम है सीमेन,
ठीक है। कहीं पे भी अगर तुम्हें टर्म पढ़ोगे तो इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है सीमेन का मतलब है, पहली बात तो सीमेन इज अ व्हाइट कलर्ड फ्लूइड, ठीक है, ये व्हाइट कलर का फ्लूइड है जिसके अंदर क्या क्या होता है, जिसके अंदर स्पर्म है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्पर्म है, प्रोस्टेट ग्लैंड से निकला हुआ न्यूट्रिशन फ्लूइडिटी के लिए लिक्विड है, ठीक है, सेमिनल वेसिकल से निकले हुए न्यूट्रिशन है, और बाकी कोई भी अगर कोई ग्लैंड काम कर रहा है तो उसमें से निकली हुई सिक्रीशन है। उन सब चीजों को मिलाकर जो एक नाम दिया गया है उसका नाम है सीमेन। इसका मतलब जब मेल सेक्स सेल रिलीज होता है, मतलब स्पर्म जब रिलीज होता है तो अकेले रिलीज नहीं होता, वो पूरा सीमेन रिलीज होता है, और उस सीमेन में मेल सेक्स सेल मतलब स्पर्म भी होगा, और क्या नाम है सेमिनल वेसिकल से निकला हुआ न्यूट्रिशन भी होगा, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड से निकला हुआ फ्लूइडिटी के लिए जो लिक्विड दिया गया वो सब होगा। यहाँ पे समझ आया मैंने क्या बोला? ये खत्म हो गया, मेल सेक्स सेल खत्म हो गया। मैं तुम्हें थोड़ा सा स्पर्म के बारे में बता देता हूँ, सुनना। स्पर्म दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक होता है हेड और एक होता है टेल। हेड के अंदर सारी चीजें हैं, मतलब मेल फादर में से जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आनी चाहिए वो सारी इंफॉर्मेशन डीएनए में होती है, और वो डीएनए का रखा हुआ है हेड में। मैं एक बार बताऊंगा ये बात से, क्योंकि हमारे काम का नहीं है इसलिए मैं बता नहीं रहा, जल्दी भी बोल रहा हूँ इसलिए, ठीक है, वो सारी इसमें होती है। दूसरी बात, सेल के पास मतलब इसके पास एक ऐसा केमिकल होता है, जब ये फीमेल सेक्स सेल को एनकाउंटर करेगा तो वहाँ पे एक केमिकल की जरूरत पड़ेगी, तो वो भी केमिकल इस हेड में है, ठीक है। मतलब हमारे पेरेंट्स से हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए वो डीएनए के थ्रू आनी चाहिए, वो डीएनए भी इसके पास है, ठीक है। न्यूट्रिशन अगर थोड़ा बहुत है वो भी इसके पास है, वैसे मेल सेक्स में न्यूट्रिशन होता नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, इसके पास इसको एनर्जी के लिए चाहिए होगा माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया इसके पास होता है, ठीक है। और चौथी चीज है, इसके पास कोई भी केमिकल होगा तो वो भी केमिकल इसके पास है, मतलब जो भी चीज होनी चाहिए वो हेड में है। तो टेल की क्या जरूरत है? तो टेल की सिर्फ एक ही काम है कि वो मूवमेंट प्रोवाइड कर सके और आराम से मूव कर सके फीमेल बॉडी में जाकर। आया समझ में मैंने क्या बोला? खत्म। स्पर्म्स में लिक्विड कंटेंट बिल्कुल नहीं होता। स्पर्म्स में क्यों होगा भाई? स्पर्म होते हैं सीमेन में, और सीमेन इज लिक्विड। आया समझ में? सीमेन इज व्हाइट कलर फ्लूइड, फ्लूइड बोल रहा हूँ सर मैं, फ्लूइड, फ्लूइड मतलब लिक्विड, ठीक है। यहाँ तक अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो ये भी बता देना यार, ठीक है। बाकी अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो रिकॉर्डिंग से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब पता नहीं रिकॉर्डिंग सेव होगी या नहीं, ये भी एक दिक्कत है, ठीक है। चलो, कुछ पूछना है यहाँ तक? फटाफट से पूछो। अच्छा पहले ये बताओ कि यहाँ तक मतलब ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने पहले पढ़ा ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर प्यूबर्टी और फिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। किस किस को समझ में आया? हैंड टेस्ट करो। मतलब टेस्टिस पे अगर कोई 1 मिनट से कम है फटाफट सुनना, टेस्टिस पे कोई चीज हिट करती है तो हमारी डेथ क्यों होती है? पहली बात, अगर टेस्टिस पे कोई चीज हिट करती है तो डेथ नहीं होती, पहली चीज। अगर तेरे सर पे भी कोई चीज लगेगी तब भी तेरी डेथ हो जाएगी, तेरे पेट पे कोई तेजी हिट करेगी तब भी तेरी डेथ हो जाएगी। तो टेस्टिस इकलौता नहीं है, पहली चीज। और दूसरी बात ये है कि हमारी बॉडी पर ना स्किन वगैरह होती है, ठीक है, और अंदर बोन्स भी होते हैं जो कि प्रोटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। हमारा हार्ट है, जैसे हार्ट के ऊपर रिब केज है जो बचा लेता है, लंग्स है रिब केज के अंदर तो बचा लेते हैं, ठीक है। लेकिन टेस्टिस के पास ऐसा कुछ नहीं है, ना ही उसकी स्किन ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है ताकि मतलब स्ट्रेटेड मसल जैसे हमने पढ़ी थी, ठीक है। दूसरी बात, ना ही वहाँ पे कोई बोन्स वगैरह है जो उसको संभाल सके, इसलिए वहां पर पेन ज्यादा होता है, और पेन ज्यादा हो रहा है वहां पे कोई प्रोटेक्ट करने के लिए तो डेथ भी मतलब चांसेस है, ऐसा नहीं कि डेथ होगी ही होगी, ठीक है। पहली बात तो बात ये है कि बस, और भैया मेटल नॉन मेटल